नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट पे। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों ही पार्टियों में दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा था और जब से दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ है, परिणाम सामने आया, तब से कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन से दूर हो रही है। सबसे बड़ी वजह तो ये बताई जा रही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो करारी हार हुई है, पिछले 3 बार से जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था दिल्ली में, केंद्र में, उसमें कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिल रही थी और वो शून्य पे, जिसका 3 बार का जो साल चला, सीधे उसका ग्राफ गिर जाता है और 3 बार से वो शून्य पर सीमित होकर कांग्रेस पार्टी रह जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन से उसे दूर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन में चुनाव दिल्ली में नहीं हुआ, ऐसे में तभी से ये आकलन लगाने शुरू हो गए थे कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ रही है। लेकिन जब से दिल्ली विधानसभा का चुनाव का जो परिणाम सामने है, उसमें साफ तौर पर एक बात तो क्लियर हो गई है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपने अपने मत से आगे चल रहे हैं और दोनों ही बिछड़ गए। ऐसे में इंडिया गठबंधन की गांठ खुलती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा बात तो यह है यहां पर कि जहां पर एक तरफ विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उन सभी लोगों की तरफ से एक ही बयान ज्यादातर सामने आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था, केंद्र में मोदी की सरकार नहीं बनने देने के लिए बना था। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि फिर ये इंडिया गठबंधन का मतलब क्या, जब राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, वहां पर भी गठबंधन नहीं हो रहा है। ऐसे में आपको हम बताते चले कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने के बाद से अब बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर सबसे बड़ा सवाल एक आकर खड़ा हो जाता है कि क्या कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं, इसमें अकेले वो चुनाव लड़ेगी या फिर किसी के साथ गठबंधन करेगी। और अगर गठबंधन करती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की अगर वहां पर जीत होती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2-2 डिप्टी सीएम होंगे। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए चुनाव में साथ नहीं दिया, तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से बदला भी ले लिया। अब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बदला लिया है, क्या यह सच में बदला लेना था या फिर वाकई में भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जीत होना निश्चित था, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अभी भी कुछ बयान आप सुनिए जरा। मैं हमारे जो यहां पे जब दिल्ली में दंगा हुआ था, हिंसा हुई थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको जरूरत थी, जब आपके साथ हिंसा की जा रही थी, केजरीवाल जी आए थे, राहुल गांधी आया था। बस ये बात याद रखिए। हम 4000 किलोमीटर देश में नफरत को मिटाने के लिए, भाईचारे के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले। हम खुद चिंतित हो जाते हैं जब कभी टीवी अखबार में देखते हैं कि दिल्ली जैसी जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश सुरक्षित उनके हाथ में होगा। इसलिए ये आपके जो आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी माताएं बहनें जो इतने बड़ी संख्या में हैं, उनका धन्यवाद देता हूं। मैं आपको एक बात का और भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहां पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, अलायंस या कोई समूह बनता है कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इनकी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है मोदी जी को गाली देना, मोदी जी को गाली देते देते भारत को गाली देना, भारत की प्रजातंत्र को गाली देना, भारत की संवैधानिक व्यवस्था को गाली देना, भारत की जनता को गाली देना। इनकी जो अभ्यास है, ये इंडी गठबंधन के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, ये बिखर चुके हैं। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से
जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन में जो दरार पड़ रही है और इस गठबंधन की जो गांठ खुलती हुई नजर आ रही है, अब सीधा और सीधा सबकी निगाहें टिकी हुई हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अब सीधा बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव बिहार से होने वाले हैं। वैसे में देखना बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में विधानसभा चुनाव बिहार को लेकर सियासत अभी से गरमाई हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर रही है या फिर आम आदमी खुद को अलग करने वाली है। बहरहाल आपको हम बताते चले कि आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बात कही जाए तो संजय सिंह ने साफ तौर पर यह बात कहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के हारने के बाद उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि शीर्ष नेतृत्व इसका निर्णय करेगी कि इंडिया गठबंधन में हमें हमारी पार्टी को साथ रहना है या नहीं रहना है। तो बातों को टाला जा रहा है और जो चीजें सामने देखने को मिल रही हैं उस पर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इंडिया गठबंधन की गांठ टूट गई है। अगर ये इंडिया गठबंधन साथ में रहते तो हरियाणा हो या फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाला जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, इसमें ये सभी एक साथ दिखते। तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक देख दिखावल के लिए ये इंडिया गठबंधन बना। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही ये भाईचारा था, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही ये दोस्ती थी, क्या विधानसभा चुनाव में ये दोस्ती नहीं है, ये भाईचारा नहीं है। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताते चले कि आप जो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों में किस तरह से तकरार है, और एक तस्वीर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी वो शीर्ष नेता बैठे हुए, सभी वो दिग्गज नेता शामिल हैं इस बैठक में, जहां पर इनको एकजुटता की मिसाल लेकर आगे बढ़ना था। लेकिन लोकसभा चुनाव में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर इनका भाईचारा टूटता हुआ दिख रहा है, इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ दिख रहा है। आपने ये भी सुना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस तरह से जो अपना बयान दिया, उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर गया है, कुछ लोग ये जो साथ में है पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। तो इसका पूरी तरीके से जो पर्दाफाश होने वाला है, ये बिहार के चुनाव में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन क्या साथ में है या फिर अलग है। बातें ये भी चल रही हैं कि पिछले बार जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव जीती थी, 19 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की, और इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग है 100 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प है कि क्या उन्हें 100 सीटें बिहार की तरफ से मिलता है या फिर नहीं। इसी पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आकाश राय जी जुड़ गए हैं, प्रियंका श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं समाजवादी आम आदमी पार्टी से, और वहीं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए पंकज रस्तोगी जी और अमित तिवारी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस से करूंगी, अमित जी से। कांग्रेस से इसलिए मेरा सबसे पहला सवाल बन रहा है अमित जी कि इंडिया गठबंधन से क्या आप लोग अलग हो रहे हैं? अमित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन एक विपक्ष का संयुक्त मोर्चा बना, जो नरेंद्र मोदी जी अब की बार 400 पार का नारा आम संसदीय चुनाव 2024 में लगाते थे, उसमें सभी दल साथ है और उनके इस रथ को रोक दिया और उनको 2 बैसाखियों पर ला करके खड़ा कर दिया। भले ही आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो 2 बैसाखियों पर अटके हुए हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। अब जहां तक बात रहती है कि इंडिया गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, तो ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हर पार्टी अपने आप में स्वतंत्र है। हम इस बात को मानते हैं कि हम सभी राजनीतिक दल हैं, कोई एनजीओ नहीं है कि जो हम सबके लिए सैक्रिफाइस ही करते रहेंगे। अगर आपको एक विचारधारा के खिलाफ लड़ना है तो आपको हानि और लाभ से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर आप खुल करके बोलिए, खुल करके विरोध करिए। अगर आप जनता के हितों को लेकर के साथ नहीं आ सकते तो कैसे बनेगा? हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है,
ये आपने भारतीय विचारधारा जनता की पार्टी लड़ाई की है। सरकार को विकलांग सरकार तो जरूरी घोषित कर दिया है, हालांकि जिसके बल पे आप विकलांग सरकार घोषित कर रहे हैं उनकी तरफ से तो साफ साफ बयान ये सामने आ गया लोकसभा आप चुनाव नहीं, के परिणाम के मैं बाद से ही। घोषित करूं, मैं घोषित करूं या मैं घोषित ना करूं, जी। आप खुद बताइए कि 240 की सीटें हैं और वो जो मेजोरिटी मिली है वो 2 बैसाखियों से ही मिली है। तो बैसाखी दुनिया उनका जानती साथ है। दे तो रही है, बैसाखी तो दे तो रही है उनका साथ। मैंने ये नहीं कहा कि बैसाखी साथ नहीं दे रही। हाँ। बैसाखी तभी लगती है ना जब व्यक्ति सक्षम नहीं होता है, देश के लोगों ने मैंडेट नहीं दिया, तब बैसाखी लगी है। बैसाखी तो विचारधारा की लड़ाई में वो असफल हो गए, तो तब बैसाखी लगी। फिर ये गठबंधन किस बात का है अमित जी? आप ही से ये सवाल मैं करूंगी, फिर ये गठबंधन किस बात का होता है? गठबंधन किस बात के लिए बनाया जाता है? जब गठबंधन में साथ में जब कोई रहेगा ही नहीं, जब चुनाव उसके चेहरे पे मिलेगा नहीं, उसके कार्य पे मिलेगा नहीं, तो फिर ये गठबंधन बनाया किस लिए जाता है? आप बैसाखी का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर ये गठबंधन बनाया किस लिए जाता है? गठबंधन मैंने कहा तो कि विचारधारा को लेकर के आप जिस चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ इतना आक्रामकता दिखाते थे, सत्ता के लिए उनको अपने साथ ले आते हैं। जिनके लिए नीतीश कुमार जी के दरवाजे बंद हो जाते थे, सत्ता की लोलुपता के लिए आप उनको पास लेके चले आते हैं। तो सारा खेल आइडियोलॉजी को लेकर के है। अगर आइडियोलॉजी में देश की जनता अब की बार 400 पार के नारे को नकार सकती है, इसका मतलब है आपको एक्सेप्ट जनता नहीं कर रही है, और जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि दल आपसी तो सहयोग फिर से इंडिया सरकारें गठबंधन की भी बनाते तो हैं। गांठ बिखरती जा रही है, गांठ टूट रही है। हम ठीक है, वो इस बात को हम मानते हैं कि कुछ लोग या भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के जो ताकत थी उससे बौखलाई, और उसके घेरे में कुछ राजनीतिक दल हैं, वो उनको सोचना है, उनको तय करना है। हमारी लड़ाई, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हम मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर उस जुल्म का जवाब देते रहेंगे, चाहे वो सड़क से लेकर सदन तक हो। हम कभी चुप्पी नहीं साधे बैठे रहेंगे। जब जनता के हितों पर बात हो रही होगी, हम मुखरता से आवाज उठाएंगे। अब ये क्षेत्रीय दलों को तय करना है, अदर पार्टियों को तय करना है कि आपको क्या करना है। आप जनता के साथ। दिल्ली में तो खाता ही नहीं खुला, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जा रहा है अमित जी आपकी पार्टी को लेकर। खाता ही नहीं खुला, शून्य पे रह गया। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हम इस बात को जरूर मानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो ईमानदारी का मुखौटा लगा करके एक भ्रष्टतम व्यवस्था लेकर के आई, उसके खिलाफ हम सदैव खड़े रहे। जब मई जून के महीने में दिल्ली वासियों को पानी नहीं मिल रहा था, तब कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती से सड़क पर खड़ी रही, और ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सिर्फ देख करके तमाशबीन की तरह आपस में नूरा कुश्ती की। ये 8 कमरों के घर में रहने वाली स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को अय्याश ठहराते थे, और अपना एक 150 करोड़ का शीश महल बनवा लिया। तो जनता का जब दृष्टिकोण बदलता है, जब सच्चाई सामने आती है, हम वही सच्चाई लाने का प्रयास कर रहे थे। भले ही हमको जनता ने मैंडेट नहीं दिया, लेकिन लोकतांत्रिक दल होने के नाते कल भी उनके साथ खड़े थे, आज भी उनके साथ खड़े हैं, और कल भी उनके साथ खड़े रहेंगे। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, 25 सालों के बाद, 27 सालों के बाद राजनीतिक सूखा कटा है। जरा फिर से दोहराइएगा, क्या बोले भारतीय जनता पार्टी को लेकर? 27 साल भारतीय जनता, जहां तक पक्ष विपक्ष और सत्ता की बात है, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में 27 वर्षों के बाद सूखा कटा है, वनवास कटा है उनका। तो हम राजनीतिक दल हैं, और हम पक्ष और विपक्ष दोनों की राजनीति करते हैं। हमें हार स्वीकार है, लेकिन जनता के मुद्दों को हम फिर भी नहीं छोड़ सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी किए गए वादे पूरे नहीं करेगी, तो कांग्रेस पार्टी बड़ी मुखरता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली वासियों के साथ रहेगी। ठीक है, प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। आम आदमी पार्टी को लेकर इन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं कि आम आदमी पार्टी कभी भी दिल्ली वासियों के हित में कार्य नहीं किया, ऐसे तमाम आरोप इन्होंने लगाए हैं। आप बकायदा बहुत सारी बातें इनकी सुनी है, ध्यान से जवाब दे दीजिए। जी अनिया जी, नमस्कार आपको और आप मेरे सारे भाई जो पैनलिस्ट हैं, और उन सबको मेरा नमस्कार। जी देखिए, ये भाई साहब ने लगता वोटिंग परसेंटेज अभी चेक नहीं करी है। वोटिंग परसेंटेज आप देखिए, ये 43% वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं, और आम आदमी पार्टी से क्या बोलते हैं, दिल्ली की जनता कितनी संतुष्ट थी वो तो दिखाई पड़ रहा है। 50% जनता कम से कम आम आदमी पार्टी से संतुष्ट थी। और वोटिंग परसेंटेज में अगर अन्य जी देखा जाए, मैं आपको बताऊं तो आज जान रही है जिस तरह से भ्रष्टाचार के केस में, गुंडागर्दी में, वोटिंग में क्या बोलते हैं हेरा फेरी करके वोटिंग जान रही परसेंटेज में 4 लाख वोट जोड़े गए हैं।
नई दिल्ली से 37,000 वोट काटे गए हैं। वहां की जो जनसंख्या थी 1,46,000 थी, 1,000 9,000 पे टिक गई थी। 37,000 वोट कहाँ चले गए? देखिए ऐसे बहुत सारे कारण हैं आम आदमी पार्टी के हारने के। तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी क्यों हारी। ये हराई गई, दो तथ्य सामने करके आ रहे हैं। अगर ये बात कहीं ना कहीं सच है, 6% वोट कांग्रेस का है। कांग्रेस और हम वहां मिलके अगर वहां पे लड़ाई लड़ते तो शायद आज भी हम वहां पे जितने 2-3% से हम लोग वहां पे शायद सरकार नहीं बना पाए। मैं उनसे भीख नहीं मांग रही, लेकिन एक कॉमन बात जो होती है, मैं एनालॉजी वो करना चाहूंगी आपसे। गठबंधन एक मजबूत कड़ी थी हमारी, जो कहते नहीं है कि राहुल गांधी जैसे कहते हैं ये समझदार इंसान वो नहीं है। उन्होंने इस तरह का बयानबाजी करना शुरू कर दी, उनके अंदर अहंकार आ गया अपनी पार्टी को लेकर के, और गठबंधन को उन्होंने तोड़ने का पूरा प्रयास किया। शायद आज गठबंधन वहां पे हमारा दिल्ली में होता तो शायद जो 6% जो आज भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है वहां पे, तो उस जगह हम दिखाई पड़ते। लेकिन बस अफसोस की बात यही है कि हरियाणा में भी यही हाल हुआ, और यही हाल स्पष्ट तरीके से मैं अगर बात करना चाहूँ, यही हाल दिल्ली में हुआ है। कमियां कहाँ जी पार्टी नहीं समझी, इस बात को तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व की बातें हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। अब मैं आती हूँ भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि जिन नीतियों को मेरी आवाज जो है इको हो रही है बहुत ज्यादा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, बहुत इको हो रही है। अभी अभी आप कंटिन्यू करिए, अभी वो सही हो जाएगा, नेटवर्क इशू है। अच्छा, तो मैं कह रही, हाँ अब ठीक हो गया। तो मैं कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की जहां बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से हर तौर से हम लोगों को गलत ठहरा रही थी। आज आप देखिए उनके मैनिफेस्टो को उठाइए, तो मैंने जब पहले झटके में मैनिफेस्टो देखा तो मुझे तो लगा कि आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है। मैं देख के दंग रही, पूरी नीतियां जितने काम वहां पे तो सबको चोरी कर लिया गया है, वहाँ पे मैनिफेस्टो तक छाप लिए गए हैं वहाँ पे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से आशा करती हूँ, मेरे ख्याल से उनकी अपनी खुद की विचारधारा नहीं है, इसलिए उन्हें मैनिफेस्टो को कॉपी कर रखा है। आप देख लीजिए ऑटो चालकों के लिए, बीमा के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी करी हैं। मैं ये कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी ने जिन चीजों को आम आदमी पार्टी की कॉपी किया है, उनसे मेरा ये दरख्वास्त है, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आगे जो वहाँ पे काम चल रहे थे, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के जो भी काम हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन कामों को पूरा किया। हाँ, यमुना की सफाई वो बिल्कुल ना भूले, जिसको उन्होंने मुद्दा बनाया था, जबकि वो जानती थी कि यमुना की सफाई के ना होने के कारण क्या है, जिसको बहुत उन्होंने बढ़ चढ़ के बताया था। और अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने सताया था, वो ये सब मुद्दे जो रहे थे, इन सब मुद्दों को कारण बना करके आज जो वोटिंग परसेंटेज है उस पे आम आदमी पार्टी की बहुत फर्क पड़ा है। आप कहीं ना कहीं देखिए, तो अब साफ तौर पे ये कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरकर गठबंधन साथ में नहीं आकर उन्होंने चुनाव प्रतिशत काटे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, वो कठुआ पार्टी में कह सकती हूँ। ठीक है, अमित जी जवाब दे रहे हैं। हाँ अमित जी जवाब दीजिए। नहीं, सब कुछ ठेका जो है आम आदमी पार्टी को जिताने का तो कांग्रेस ने लेके रखा है ना। आप एक पौवा के बदले एक पौवा बांटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिल्ली की जनता से झूठी चप्पलें चलवा करके उनसे सिंपैथी गेन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको पानी न पहुंचाओ, आप बिजली न पहुंचाओ, आप स्वास्थ्य सुविधाएं न पहुंचाओ, ध्यान तो इस बात का रखो ना कम से कम कि आप जिस मुद्दे को लेकर के आए थे उसको डिलीवर क्यों नहीं कर पाए। आपको जिताने की जिम्मेदारी तो कांग्रेस ने ले रखी है। हरियाणा में जब आप गए थे, जब हरियाणा में प्रियंका जी, सुनिए ना, प्रियंका जी, मैंने सुना प्रियंका जी, मैंने सुना आपकी बात को, मैंने आपकी बात को सुना। हर चीज की जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी ने लेके रखी है ना। जब दिल्ली के लोगों पर जुल्म हो, जब भारतीय जनता पार्टी की पुलिस जुल्म करे, केजरीवाल जी अपने शीश महल से निकल के दिल्ली वासियों के पास न जाए। दिल्ली की विधानसभा के अंदर जब महिला बोले कि पानी नहीं मिल रहा है, तब भी केजरीवाल जी नहीं जाए। तो ध्यान इस बात का रखो ना कि जो आप मुद्दे लेकर के जनता के मध्य गए, आपने 10 वर्ष झूठा आडंबर बनाया, उसकी पोल पट्टी खुल गई। हरियाणा में आप क्या करने गए थे? लेकिन आप लोकतांत्रिक दल हैं, आप गए, आप जिसको बता रही है ना कि 2.46% का हरियाणा में आपके जाने इसके बाद आप ही से मैं जवाब लूंगी। रुक जाइए 2 मिनट, इनको बोल लेने दीजिए, अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं सीधा आप ही के पास जाऊंगी, उसके बाद से मैं आकाश जी और पंकज जी के पास जाऊंगी। ठीक है, डिबेट में है। अम्मी जी अपनी बात कंटिन्यू करिए।
देखिए, जहां तक दिल्ली के चुनाव में डिफरेंसेस की बात है और हरियाणा की तरफ अगर हम चलते हैं जी। तो हरियाणा में सिर्फ 0.4% वोट ही तो काटने गए थे। किसके इशारे पर गए थे, क्या करने गए थे? लेकिन आप एक लोकतांत्रिक दल है, हम एक लोकतांत्रिक दल है, हमें अपनी जीत हार स्वीकार करनी चाहिए जी। आप बताओ ना इस बात को कि आपने यमुना की सफाई क्यों नहीं की? आपने दिल्ली वासियों को एक पौवा के बदले एक पौवा क्यों दिया? आप स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं दे पाए? स्वच्छ पानी क्यों नहीं दे पाए? आपने 150 करोड़ का बनाया अपना शीश महल, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और मोदी जी में क्या अंतर है? उन्होंने राजमहल बनवाया, आपने शीश महल बनवाया। वो 17 स्क्वाड की गाड़ियों से चलते हैं, आप 33 स्क्वाड की पंजाब पुलिस की गाड़ियों से चले। तो आपने तो पूरा जो आपका मूवमेंट था, अन्ना मूवमेंट, एक्सपोज हो गया, जनता जान गई। अन्ना मूवमेंट से निकले तथा कथित जो अपने आप को सत्यवादी बताते थे, उनका क्या असर हुआ? तो जनता एक्सपोज कर दिया। हार को स्वीकारो, मंथन करो, आगे बढ़ो। ठीक है, आपने राजमहल भारतीय जनता पार्टी को करार दिया, शीश महल आम आदमी पार्टी को करार दिया। ठीक है प्रियंका जी, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आकाश जी से भी जवाब लूंगी। जी देखिए, इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी जी, मेरे ख्याल से बड़ी बचकाना हरकत करते हैं। अभी कल की सदन की आप बात लीजिए, उन्होंने 7-8 वर्ष के बच्चे को युवा कह रहे हैं, करार कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, जो इस मैडम फर्जी जूता खा के कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने वाले हार गए मैडम। रोजगार पर सवाल नहीं उठा पाए कभी। जब दिल्ली दंगे हो रहे थे तो कभी जा नहीं पाए, एक बार किसी से मिल नहीं पाए, उनसे हाथ लाया, तो कहीं ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं करा पाए, बाहर अमेरिका में इलाज कराने गए। वो बड़ा बताइए ना, पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल के अंदर गया। क्या बात करती, पानी नहीं पहुंचा पाए। अरे आप अपने मुद्दों पर आओ ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने 10 वर्ष शासन किया है। आप बताइए ना, आपको जनता ने क्यों नहीं पसंद किया? अरे बताया तो क्यों नहीं पसंद किया? आपने 10 वर्ष शासन किया है। बाद अगर 43% वोट मिल रहा है तो जनता ने नकारा नहीं है। ठीक है ना, तो खुद रही है ना। दिल बहलाने को गाली में ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने को गाली में ख्याल अच्छा है। पार्टी को मिले 46% वोट मिले, 43% वोट। यहाँ पर की आधी आबादी ने अरविंद केजरीवाल की नीतियों को, अरविंद केजरीवाल को पसंद किया। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप वोटिंग परसेंटेज देखिए। दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। अरविंद केजरीवाल जी हार चुके हैं चुनाव, स्वीकारिए ना, स्वीकारिए ना। ठीक है, झूठ का मखौटा लिए एक व्यक्ति चुनाव हार चुका है, बात खत्म। 67 किसी की नहीं आई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आकाश जी से अब जवाब लूंगी। आकाश जी, क्या ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी राजमहल बनाकर तैयार हो गई है? क्या बोलते हैं, कांग्रेस के जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए अमित, जिन्होंने साफ तौर पर सबसे पहला तो ये आरोप लगाया, दूसरा चीज ये विकलांग की सरकार आप लोगों की बनी है, और बिहार का जो विधानसभा चुनाव आया है, या फिर इन्होंने साफ तौर पर ये बोला कि क्या कांग्रेस पार्टी सभी को ठेका लेके बैठी हुई है क्या जिताने के लिए गठबंधन में? तो इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार गठबंधन से अलग होने वाली है, क्योंकि ऐसा अमित जी के बयानों से लग रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ये चीजें क्लियर नहीं हुई है। अभी आप इस बात का जवाब दीजिए, बैसाखी की सरकार और राजमहल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अनन्या जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के साथी ने जो कहा बैसाखी की सरकार, तो सबसे पहले मैं उसी का जवाब देता हूँ। ये मुझे 1991 और 2005 और 2009 3 सरकारें इनकी रही, यूपीए 1, यूपीए 2 और 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार। ये तीनों टर्म में बता दें कि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने कितनी सीटें दी थी। अगर इन तीनों में से कहीं पे भी अगर कांग्रेस को 240 से ज्यादा सीटें मिली हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। इन लोगों ने पिछले 3 दशक में एक बार भी बहुमत नहीं पाया। आप इंदिरा गांधी के मैंडेट को कभी नहीं पा पाएंगे। बीच में बोलना, आप भी बोल लो। अमित जी आप जवाब दीजिएगा। अमित जी सीधे आप ही के पास आऊंगी। अमित जी इसके बाद सीधे आप ही के पास आऊंगी मैं। आप आराम से जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए उनकी पूरी बातों को। वो साफ तौर पे कह रहे हैं आपकी बारी में उन्होंने नहीं बोला है। सुन लीजिए बात को, ऐसी बातें क्लियर तरीके से भी नहीं जाती हैं बाहर। ठीक है आकाश जी, अपनी बातों को शुरू करिए। अनन्या जी, मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे भी है और पैनल में बैठे हुए सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम मैं जब भी आप लोग बोलते हैं मैं इंटरप्ट नहीं करता, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि मैं बोलूं तो आप भी ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, आप अपनी बातों को बारी में सारा जवाब दीजिए। ठीक है। पहली बात, इनको ये बताना चाहिए कि 3 दशक में, पिछले 3 दशकों में 3 बार इनकी सरकारें रही। क्या किसी बार भी पिछले 3 दशक में एक बार भी इन्होंने 240 का आंकड़ा पार किया?
तो क्या ये माना जाए कि पिछले तीनों बार में जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी वो बैसाखी की सरकारें थी? पहली बात। दूसरी बात, जब ये बार बार वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं और दोनों प्रवक्ता आपस में लड़ रहे थे तो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का मानना है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से वो हार गए, लेकिन सत्य इसके बिल्कुल उलट है। मैं आपको अनन्या जी बताता हूं, 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने 53.57% वोट दिया था, जबकि बीजेपी को 38.57% वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी को 4.26% वोट मिला था। अब अगर इस बात के आप नतीजे देखेंगी तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ 43.57%, मतलब सीधे 10% का डिप हुआ है, और कांग्रेस पार्टी की ग्रोथ सिर्फ 2% की हुई है। तो ये जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हार गए, तो कांग्रेस पार्टी को जितने सारे वोट मिले हैं 6%, अगर वो सारे वोट भी इनको मिल जाते तो भी शायद ये लोग चुनाव वहां पे नहीं जीत पाते। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को 38% 2020 के चुनाव में भी वोट मिले थे, और इस बार वहां की जनता ने हमको 45 से अधिक % में हमें वोट दिया है, तब हमारी सरकार बनी है। इसलिए ये प्रोपागेंडा करना बंद करें कि फला की वजह से हार गए, फला की वजह से हार गए। अनन्या जी, मैंने आपके चैनल पे जब मतगणना होनी थी उसके पहले ही ये कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को पता है कि चुनाव के बाद नतीजे क्या होने वाले हैं। ठीक है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की हमारी बहन प्रियंका जी जो बात कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बिना विचारधारा के पार्टी है, तो मैं अपनी बड़ी बहन से कहता हूं कि आज कम से कम प्राइम टीवी चैनल पे ये पता चल जाए कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है और भाजपा की विचारधारा क्या है। एक बार आप पहले आम आदमी पार्टी की विचारधारा बता दें तो फिर मैं भाजपा की भी बता देता हूँ। जिसको आपने इल्जाम लगाया है केजरीवाल पे, आपको इतना नहीं पता है? नहीं, आप अपनी पार्टी की कम से कम विचारधारा तो बताएं। कांग्रेस पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है? कम देखिए भाई, अब देखिए, ये आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उसी को आपने मुद्दा बनाया है। जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत भारतीय जनता पार्टी है, उसका विजन था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना। प्रियंका जी, आप लोग जब इस प्रकार की खोखली और हास्यास्पद बातें करते हैं ना तो जनता हंसती है। पार्टी है, उसी को मुद्दा बना करके उसने आज आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम किया है। जो बदनाम करने का काम उसने किया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी, ये याद रखे, कहीं ना कहीं देखिएगा, धार्मिक मुद्दों को लेके आज जो आप राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति का स्तर गिराने वाली बात कर रहे हैं। राजनीति का स्तर आप नीचे करने की बात कर रहे हैं। आप नीतियों पे काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की गरीबी पे काम नहीं कर रहे हैं, रुपये पे काम नहीं कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो धार्मिक मुद्दों पे कर रहे हैं। आपकी पार्टी जो जितना भी वहां पे कर रही है वो सारी धार्मिक मुद्दों पे कर रही है। हर राज्य पे यही होने वाला है और हर राज्यों में इसी तरह का काम हो रहा है। अब मैं पंकज जी के पास जाऊंगी। ठीक है, आती हूँ आकाश जी आपके पास। पंकज जी, ये बताइए, जिस तरह से जो ये राजनीति देखा जा रहा है, फिर अभी कई ऐसे राज्य जहाँ पे विधानसभा चुनाव भी बाकी है, और अभी तो हाल ही में सबसे पहले बिहार का चुनाव आने वाला है साल के आखिरी में, क्या लग रहा है ये जो सियासत गरमाई हुई है, सियासत किस तरफ जा रही है, किस तरफ रुख कर रही है? देखिए, पहले तो मैंने आधे घंटे से सारे प्रवक्ताओं को सबको सुना, जरा मुझे विशेष थोड़ा समय दीजिएगा। समय का अभाव है, समय को देखते हुए मैं दूंगी। जब आप इन लोगों को दे सकती हैं, इनके वार्तालाप को दे सकती हैं, तो कुछ हम लोगों को भी समय बारी बारी से सबका ले रही हूँ सर मैं। आधा घंटा इन लोगों को समय दिया तो कुछ हमको भी समय दिया। आपको भी दे रही हूँ, आपको भी दे रही हूँ। लोगों का वार्तालाप सुन रहा हूँ, इन लोगों का कम्युनिकेशन सुन रहा हूँ। सर, वो हमारे चैनल का गाइडलाइन है, मैं थोड़ा थोड़ा सबको दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा आपने आधा घंटा इन लोगों को दिया, 3 लोगों में, तो कुछ हमको। सर, अब इसको लेके बहस ना करिए, ये बताइए कि सियासत क्या हो रही है। मैं बोलूँ नहीं, कहिए, मैं ना बोलूँ। नहीं, बिल्कुल सर, आप बोलिए। लोगों का पक्ष नहीं, आप बोलिए। बन जाता हूँ, आप उन्हीं लोगों का पक्ष। नहीं सर, आप एकदम बोलिए। आप उन लोगों का पक्ष सुना रहे हैं तो मुझको भी सुनिए। जाहिर सी बात है सर, मैं आपका सुन रही हूँ, पर मुझे जहाँ लगेगा मैं बिल्कुल आपको रोकूंगी वहाँ पे। सीधी सी बात है, आप अपनी बात 2 लाइन में भी खत्म कर सकते हैं सर। खत्म करेंगे तो मैं चुप हो जा रहा हूँ। सर, मेरे से थोड़ी ना डिबेट हो रहा है सर, सामने जो मेहमान बैठे उनसे हो रहा है। हम कर देंगे, आप बहस क्यों कर रही हैं? नहीं, बहस क्यों कर रही हैं? नहीं सर, मैं बहस इसलिए कर रही हूँ। दिक्कत है तो मैं चुप हो जा रहा हूँ। आप इन्हीं लोगों से। नहीं सर, बिल्कुल आप अपनी बातों को रखिए। इन्हीं लोगों से मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, बिल्कुल सर, लोगों से कर लीजिए, इन्हीं लोगों से वार्तालाप कर लीजिए, मेरे कोई जरूरत, मैं उठ के जा भी रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। जहां मुझे लगेगा कि आपको रोकना है, दूसरे जवाब लेना वहां मैं लूंगी। आधा घंटे से आप इन लोगों का कर रहे हैं, अभी आप कर रहे हैं, संक्षेप में बोलिए।
तो मैं ये संक्षेप नहीं बोली, आपने खुद ही बोला है सर कि मुझे विस्तार से समय दीजिए। समय नहीं दीजिएगा तो 1 मिनट में थोड़ी बात हो पाएगी। सर अपनी बातों को आप कंटिन्यू करिए। सर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप सुनिए। मैं सुनने के लिए बैठी हूँ सर और सुनाने के लिए बैठी हूँ। बहस कर रही है, ज्यादा आपने समय देना तो उन्हीं लोगों को समय दीजिए। मैं ज्यादा किसी को नहीं दे रही हूँ सर, एक एक करके जिसको जहाँ नहीं दिया आपने, आधा घंटा समय दिया नहीं दिया। मैं जनता तक बात पहुंचा रही हूँ सर। जितने लोग पैनल में बैठे हैं कोई वरिष्ठ नहीं है। मैं 37 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझसे कोई वरिष्ठ नहीं है। तो मैं लोगों की राजनीति नहीं होगी 37 सालों की, तो ये भी आप समझ लीजिए। तो आप उसको समय दीजिए। सर मैं आपको समय दे तो रही हूँ, बोल तो रही हूँ कि आप अपनी बातों को रखिए। आपने सीधे यही बोला कि आधा घंटा से आप इन लोगों को दे रही हैं। सर आप शुरुआत आप ही ने किया, आधे घंटे से बहस इन लोग की सुन रही है। मैं जनता तक बातें पहुंचा रही हूँ, तीनों लोग की बातें हो रही हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार, आप अपनी ओपिनियन रखेंगे। आप 30 मिनट उनको समय दे सकती है, मुझको 1 मिनट में मैं कब बोली 1 मिनट में आप खत्म करेंगे? कभी मैं आपको 1 मिनट नहीं दी हूँ सर। बात करिए नहीं, आप इस तरह का, आप हमेशा आपके डिबेट में मेरे साथ इस तरह का होता है। नहीं सर, मैं 1 मिनट कभी आपको नहीं दी। पार्शियलिटी करती मेरा आपके ऊपर। ठीक है सर, आप अपनी बात रखिए। आरोप है ये, जान लीजिए। क्या, कौन से आरोप? आप इस तरह का हमेशा करती हैं, ये आपका इस तरह का रवैया हमेशा। ऐसी बात नहीं है सर। हम लोग बहुत चैनलों में बैठते हैं सब, लेकिन आपका जिस तरह का रवैया रहता है ठीक नहीं। सर आप एक पत्रकार है, पत्रकारिता की गरिमा से मैं आपको देख रही हूँ और आपको जितना समय देना है। सर आप सीनियर है, मैं ये कभी भी बोलूंगी, मैं ये नहीं कह रही। रहता है ठीक नहीं। मैं सर क्या की हूँ सर, आप बताइए। आप मेरे से डिबेट कर रहे हैं। मैं मुझको जवाब देने दीजिए। सर अपनी जवाब दीजिए, मैं तो 10 बार बोल रही हूँ, अपनी जवाब को रखिए। आप ही शुरुआत कर रहे हैं सर। आप बहस करिएगा तो सुनिएगा। सर आप अपनी बात तो रखिए। इस तरह की बात करिएगा तो सुनिएगा, सीधी सी बात। तो मैं क्या की हूँ सर, शुरुआत आप ही देख लीजिए ना, आपने क्या किया है। ऐसा करिए वैसा करिए। आप मैं ये बोली ही नहीं हूँ, शुरुआत आपने किया है। आप इतने आर्गुमेंट कर रही हैं। शुरुआती आपने ऐसा किया ना सर कि अनन्या जो मुझे समय दीजिए, यहाँ ये बोलने की जरूरत नहीं था। वक्ताओं को 30 मिनट दे दिया तो क्या एक पत्रकार को, एक वरिष्ठ पत्रकार को क्या 3 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा? मैं कब बोली नहीं दूंगी, शुरुआत आपने किया। आप 3 मिनट नहीं, आप 10 मिनट ले लीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए सर, अपनी बात रखिए, बताइए क्या सियासत करिए। मैं फिर से सवाल दोहरा रही हूँ आपसे। देखिए पहले तो ये तय समझ लीजिए कि अनन्या जी की जिस तरह से ये इंडी गठबंधन बना, ये ठगों और ये तमाम जो है ठगों और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन था। स्वार्थपरक राजनीति के लिए गठबंधन बनाया गया था। 2 बार से 2014 में और 2019 में जिस तरह से विपक्ष की करारी हार हुई अमित मोदी के नेतृत्व में, और देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, उसी को हटाने के लिए ये ठगों और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बना। इस गठबंधन में अगर आप देख लीजिए जो इंडी गठबंधन बना, जितने नेता हैं, जितने भी नेता दल के नेता, उनके ऊपर कोई न कोई भ्रष्टाचार के कड़े आरोप प्रत्यारोप है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए बना। लेकिन उसके बाद भी ये गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को विजयश्री पाने से नहीं रोक सका और 240 सीटें उनको जनमानस ने दिया। और उसके बाद एनडीए में जो घटक दल थे उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, तो कांग्रेस को 84 के बाद बहुमत नहीं मिला। 2004 और 2004 में उनको 145 सीटें मिली थी और 2009 में उनको 206 सीटें मिली थी। तो ये भी जनमानस ने देखा है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि इस तरह की स्थिति रही, तो ये भी जनमानस ने देखा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से ये गठबंधन, अभी पवन खेड़ा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने जिस तरह से ये बयान दिया कि जो है ये गठबंधन सिर्फ जो है लोकसभा चुनाव तक था, उसके बाद नहीं है। और कांग्रेस देखिए अभी वहां पर आपने देखिए वहां उसने अलग चुनाव लड़ा, आपके क्या नाम है ये आपके हरियाणा में, और उसके बाद देखिए यहाँ दिल्ली का चुनाव उसने अलग लड़ा। और दिल्ली में कांग्रेस ने अपने को खड़ा करने का पूरा प्रयास किया। 2% की वृद्धि हुई, 4.36% पिछली बार वोट था, इस बार 6.56% वोट मिला। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में कुशासन और भ्रष्टाचार का शासन दिया, जनता उससे उब चुकी थी और उसी का परिणति रही कि आम आदमी पार्टी की वहां से छुट्टी हुई और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और दूसरी बात, वहां देखिए जिस तरह से पानी की समस्या, वहां पर आप देखिए प्रदूषण की समस्या, और जिस तरह से वहां पर आपके ये यमुना की सफाई का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनसे जनमानस उनके वादों से, घर घर पानी पहुंचाने की योजना, इन सब वादों से जनता 12 साल में उनके कुशासन से उब चुकी थी। और उसने उनको आम आदमी पार्टी को एक नए सिरे से नकारने का काम किया। उसी की परिणति हुई कि आम आदमी पार्टी की हार हुई। हालांकि अभी प्रियंका जी जो अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली कहावत कह रही थी, हार हार होती है, और आप समझिए कि 2% चिल्ला रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे हिमाचल का भी चुनाव देखा है जहां मात्र आधे परसेंट वोट से कांग्रेस की सरकार बनी है। आप चेक कर लीजिए, मात्र आधे % वोट कम होने से। तो ये आप नहीं कहे हार हार होती है, ये 0.5% हो चाहे 2% हो चाहे जो हो।
और अगर बंगाल की बात करें, बंगाल में बहुत सी ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी आ रही जो 500, 1000, 800, 300 ऐसे उस पे, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 377 पे पहुंची। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यशैली रही है उसी का परिचायक है कि जनमानस ने 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की कमान देने का काम किया, और प्रधानमंत्री जो डिलीवर करने का काम करते हैं उसकी परिणति है कि ये इस तरह का हो रहा है। और कांग्रेस को अब ये लगने लगा है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेगी तभी वो खड़े हो पाएगी, अगर किसी भी अन्य क्षेत्रीय दलों के बैसाखी पे चलेगी तो वो निश्चित रूप से खड़ी नहीं हो पाएगी। अभी आगे देखिए, नवंबर में विधानसभा का चुनाव वहां बिहार में ड्यू है, उसके बाद अगले साल अगर आप बात करें 26 में तो वहां पर जो है पंजाब का चुनाव है, उसके बाद तमिलनाडु का चुनाव आ जाएगा। तमिलनाडु केसी वेणुगोपाल जो तमिलनाडु से आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो कहीं ना कहीं से चाहते हैं कि इस बार वहां पर जो है कांग्रेस की सरकार बने, उनके गठबंधन की सरकार बने। तो ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इसलिए कांग्रेस अपने पैरों पे खड़े होने के लिए इस तरह का कर रही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए और समाजवादी पार्टी ने उनको एक भी सीट देने का काम नहीं किया, तो ये भी ना कहीं से इसमें खटास है। और ये मान के चलिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले दम पे अगर लड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस के तमाम नेता ये चाहते हैं कि कांग्रेस कब तक पिछलग्गू बन के इस तरह चलती रहेगी। हालांकि दिल्ली के चुनाव में अगर देखिए तो उस तरह से कांग्रेस ने प्रचार प्रसार नहीं किया, और एट द लास्ट मोमेंट राहुल गांधी और वो लोग चुनाव प्रचार में उतरते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए देखिए वहां पर 70 में से 68 प्रत्याशियों की कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, 70 में से 68, तो ये भी जनमानस ने देखा है। तो कांग्रेस को इस तरह से अगर, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं, जिस तरह से वो गुजरात के चुनाव में कहते थे उनकी सरकार बनने जा रही है, नहीं बनी, और जिस तरह से वहां हरियाणा में उन्होंने किया फिर वो नहीं लड़ पाए, तो इस तरह से आम आदमी पार्टी देखिए दिल्ली चुनाव हारने के बाद, और जिस तरह से जिस समय कोरोना से दिल्ली करा रही थी उस समय आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, उनके मनीष सिसोदिया शराब नीति बनाने में व्यस्त थे, शराब घोटाला करने में व्यस्त थे, उसी में वो 177 दिन जेल में रहे, और मनीष सिसोदिया करीब 13 महीना जेल में रहे। तो सारे नेता जेल में रह चुके हैं। तो इन सब कारणों से देखिए इसकी परिणति हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी जो डिलीवर करने का काम करती है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, इसीलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 22 से 23 राज्यों में बन चुकी है, और एनडीए एकजुट है, इसीलिए जो ऐसा हो रहा है। और इंडी गठबंधन अगर टूटता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए इसका खामियाजा इनको बिहार के चुनाव में और चाहे आगे आने वाला पंजाब का चुनाव उसमें भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को कहां पे आप देख रहे हैं अगर अलग वो चुनाव लड़ती है तो? देखिए, पहले कांग्रेस पार्टी को तो ये समझिए अनन्या जी कि पहले इनको अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर देश में 6 लाख गांव है तो वहां भी अगर कहीं न कहीं देखें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे। कांग्रेस देश की राष्ट्रीय पार्टी रही है और देश के आंदोलन में उसकी आजादी के आंदोलन में उसकी प्रमुख भूमिका रही है, लेकिन अभी इधर विगत कई वर्षों से कांग्रेस अपने पराभव की ओर अग्रसर है। और कांग्रेस भले राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा निकाली हो, चाहे जो किया हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और कांग्रेस भले इस बार ठीक है 99 सीटों पे आ गई, झूठ का नैरेटिव फैलाकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने झूठ का नैरेटिव फैलाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो जाएगी तो संविधान में संशोधन करके ये ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे, और आपके जो शेड्यूल कास्ट है उनका आरक्षण खत्म कर देंगे, मुसलमानों को 2म दर्जे का नागरिक बना के देंगे। तमाम इस तरह की इन्होंने चीजें की, और जब तक प्रधानमंत्री मोदी मोर्चा संभालते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और वहां जो है इसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पे सिमटना पड़ा। लेकिन अब जो है कांग्रेस ये चाहती है कि अगर उसको आगे जाना है तो उसको अकेले दम पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। उनके शीर्ष नेतृत्व में भी ये बात उभरने लगी है। क्योंकि जो गठबंधन दल के लोग हैं वो उनको उतनी ज्यादा सीटें नहीं देते हैं, तो इसलिए कांग्रेस अब इस मुगालते से उभरना चाहती है। और कांग्रेस चूंकि पुराना राजनीतिक दल है देश का, तो इसलिए कांग्रेस अपने दम पे खड़े होना चाहती है। भले उसको वोट परसेंटेज कम मिले, लेकिन वो चाहती है कि देखिए दिल्ली में उन्होंने यही किया, अभी 70 में से 68 पे जमानत जब्त हुई, लेकिन उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। तो वही कांग्रेस इसीलिए चाहती है कि वो अकेले चुनाव लड़े। ठीक है पंकज जी, अमित जी से इसका मैं जवाब लूंगी। अमित जी देखिए, हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अकेले चुनाव लड़ना ही ज्यादा सही रहेगा। तो क्या सच में आप लोग इस बार इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले हैं? बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि इस देश में या तो गांधी की विचारधारा है या तो गोडसे की विचारधारा है।
कांग्रेस पार्टी गांधी को सदैव पूजती आई, गांधी के आदर्शों पे चलती आई है। जिस पार्टी का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया हो, वो गोडसे की विचारधारा के समर्थक नहीं हो सकते, उनकी विचारधारा पे जा नहीं सकते। और जिनको शौक है गोडसे की विचारधारा के समर्थक होने की, वो स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। जनता के मुद्दों को उठाना हमारी पहली प्राथमिकता है। भले ही मताधिकार प्रतिशत की हम बात करें, पक्ष विपक्ष में बात करें, हार जीत की बात करें, तो राजनीतिक पहलू हार जीत नफा नुकसान चलेगा, लेकिन आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो धार्मिक उन्माद की विचारधारा है, उसके खिलाफ सदैव लड़ते रहेंगे, जन जागरूकता फैलाते रहेंगे, इनकी गलत नीतियों का सदैव मुखड़ा से विरोध करेंगे और आम जन की जो सुविधाएं हैं उनके लिए सदैव संघर्ष रहेगी कांग्रेस पार्टी। यही ध्येय और मंतव्य लेकर के जनता के मध्य हम सभी हैं। ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम जवाब ले लेंगे आकाश जी की तरफ से। आकाश जी, आप अपनी बात रखिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने वाली आने वाले जो अन्य राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, और अभी तो सबसे पहले बिहार का चुनाव। नहीं अनन्या जी, मुझे लगता है कि सपने देखने का अधिकार तो सबको है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखते रहें, कोई समस्या नहीं है। इनका इतिहास आप उठा के देखिए, दिल्ली की बात हो रही थी, दिल्ली का ही देख लीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये शून्य थे, 2015 के विधानसभा चुनाव में शून्य थे, 19 के लोकसभा चुनाव में शून्य थे, फिर 20 के विधानसभा चुनाव में शून्य रहे, फिर 24 के लोकसभा चुनाव में शून्य रहे, फिर 25 में शून्य रहे। तो इनका जो स्ट्राइक रेट है ना, वो लगातार मेंटेन है। तो इतना कॉन्फिडेंस से ये बात जो कह रहे हैं कह सकते हैं, क्योंकि इनको जीरो ही मेंटेन करना है। तो जीरो मेंटेन करने में तो कोई समस्या है नहीं। अब लोकतंत्र में गणित की तरीके से कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जनता इनको माइनस कर दे, वरना ये माइनस में भी चले जाते। इनकी स्थिति तो ये है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी की सदैव से ये रणनीति रही है। अमित भाई फिर आप बीच में बोलना शुरू कर दिए, क्या ये तरीका है? नहीं अच्छा लगता है। बोल लो फिर मैं बोलता हूँ, आप ही बोल लो। 27 वर्षों के बाद आए हो, कम से कम अपना तो ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो। दिल्ली में 27 साल लग गए, 27 साल लगे हैं, कभी अपना तो ट्रैक गिरे भाई 27 साल के बाद हम आ तो गए। 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने हमें कहा तो कि भाई आप आइए, आप उस लायक हो। आप भी तो चुनाव लड़ रहे थे, आपको तो दिल्ली की 10% जनता का वोट नहीं मिला। अमित भाई अगर यही पैमाना है तो आपको तो 10% लोगों का वोट नहीं मिला। आपको तो नैतिक रूप से बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपको एक सीटें नहीं मिली। आपका जो जीरो है वो जीरो अभी तक मेंटेन है। बात को थोड़ा समझो, छोटा टॉप अप फेल हो गया इसलिए आगे बढ़ा रिचार्ज। अरे भाई क्रिकेट में अजीत अग्रकर को बॉम्बे तक के नाम से फेमस किया गया था, तो अभी कांग्रेस पार्टी को दिल्ली तक के नाम से फेमस कर दिया जाए। 27 वर्ष लगे। अनन्या कुछ भी मत बोला करिए मेरे भाई। कम से कम एक चीज, जब भी आपके साथ मैं जितनी बार भी चर्चा में रहता हूँ, आप बार बार डिस्टर्ब करते हो। कम से कम कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं से कुछ सीखिए। डिबेट नहीं होता है, डिबेट में अपनी बातों को रखना होता है। आप लोग अपनी बातों को रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, चाहे वो कम समय हो चाहे वो ज्यादा समय हो। डिबेट में अपनी बातों को रखा जाता है। अनन्या जी, आप लोग ऐसे आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं मैं वही बात कह रहा हूँ कि मैं जब अमित मैं जी बोलना शुरू आप करता हूँ तो शांत ये हो जाइए। बीच जब में आपकी टोक बारी देते वो हैं। नहीं बोल रहे हैं, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, फिर प्रियंका जी के पास भी मुझे जाना है, वो भी लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। अनन्या जी, कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी रणनीति रही है। जब से इनको जनता ने नकारना शुरू किया तो ये क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर केंद्र की सत्ता में तो आना चाहते हैं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जिन क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे ये केंद्र में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, ये उन्हीं को खत्म करना चाहते हैं। तो फिर वहां पे लड़ाई अस्तित्व की आती है, तो क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूरी हो जाती है कि वो कांग्रेस के सामने लड़े। आप देखिए कि इनका इंडी अलायंस कहीं पे भी अगर इस समय चल रहा हो तो ये बता दें, अखिलेश यादव से भी इनकी लड़ाई हो जाती है, आम आदमी पार्टी से भी इनकी लड़ाई हो जाती है, इनकी ममता बनर्जी जी से भी लड़ाई हो जाती है, इनकी ओवैसी जी से भी लड़ाई हो जाती है। और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सारे एक मंच पे खड़े हो जाते हैं। ये जो प्रोपागेंडा है ये देश की जनता भली भांति समझ चुकी है और इसीलिए आप लोग शून्य में मेंटेन हो। भाजपा को तो आपने कहा ना 27 साल के बाद निश्चित तौर पे
27 साल के बाद दिल्ली की जनता ने हमें अवसर दिया है। हम शीश नवाकर दिल्ली की जनता को नमन करते हैं और उन्होंने जो ये सुअवसर दिया है उसका काम करेंगे। जिस आशा आकांक्षा के साथ उन्होंने अवसर दिया है उनके लिए काम करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को बखूबी हम निभाएंगे। ठीक है अमित जी कुछ करें। अमित जी एक लाइन में जल्दी से खत्म करिए। अनन्या जी पता नहीं कैसे राजनीतिक शुचिता की बातें करते करते गिरेबा में झांकी क्षेत्रीय दलों की बात करते, जैसे उद्धव जी को तोड़ दिया वैसे ये लोकतांत्रिक तरीका है, जैसे जैसे शरद पवार को तोड़ दिया लोकतांत्रिक तरीका है। ये सत्ता की भूखमरी का शिकार लोग कुछ पा जाए वो भी चबाने के लिए तैयार बैठे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय जनों के चुनाव चिन्ह को भी चबाने का मामला क्यों ना हो। ये सत्ता की भूखमरी से ग्रसित है, पेट भरने का काम कर रहे हैं। सारे लोकतांत्रिक मूल्य ताक पर रख दोगे, चाहे ईडी सीबीआई देश की सभी एजेंसी लगा दोगे। उद्धव जी के साथ क्या किया आपने बताओ ना, वो कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है। दिल्ली की जनता ने इस देश ने 1975 में देखा है, इस देश ने 1975 में देखा है कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है। इस देश को बताने की जरूरत नहीं है। देश के लोग खूबी जानते हैं कांग्रेस पार्टी के तरीकों को। बाद में आपके पास लौटूंगी। ठीक है प्रियंका जी ये बताइए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कही जाए या फिर इंडिया गठबंधन में जो दरार आई है इसमें आम आदमी पार्टी क्या लग रहा है, क्या वो इस गठबंधन में रहेगी या फिर इस गठबंधन से अपने आप को अलग करने वाली है? बताइए जवाब दीजिए। जी आपने हाल ही में भी संजय सिंह का बयान सुना होगा। देखिए ये तो मैं भी नहीं बता सकती। उन्होंने कहा है कि नेतृत्व की बात है ना, इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकती कि गठबंधन में हम लोग रहेंगे कि नहीं, लेकिन रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी कहते हैं कि हिंसा के खिलाफ लड़ना होता है या किसी विचारधारा के खिलाफ लड़ना होता है तो गठबंधन बहुत जरूरी होता है। तो गठबंधन तो मेरे ख्याल से होना ही चाहिए और बस उसमें सामंजस्य बैठाना। लेकिन कांग्रेस तो साफ तौर पे कह रही है गठबंधन की है, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं ये अपनी राय दे रही हूँ, ठीक है, मैं ये अपनी राय दे रही हूँ, लेकिन हमारे नेतृत्व तो वो तय करेगा, उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन किसी एक विचारधारा के खिलाफ अगर लड़ाई करनी है, अगर वो गलत है, उसके लिए गठबंधन बनता चला आया है। और कई देखिए कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने गठबंधन बनाया है और गठबंधन पे काम भी हुआ है और गठबंधन सही भी साबित हुआ है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी गठबंधन कोई खराब नहीं है। किसी विरोधी पार्टी की अगर विरोध करना है तो गठबंधन बहुत जरूरी होता है। यानी कि आपको लग रहा है कि गठबंधन जरूरी है? मैं अपनी राय दे रही हूँ अनन्या जी, इसमें मैं अभी पॉलिटिकल पार्टी की राय नहीं दे रही हूँ, उसमें तो उन नेतृत्व का काम है। मैं आपको बाद में बताऊंगी पार्टी के बारे में। मैं अपनी स्वयं की राय दे रही हूँ। देखिए किसी भी विचारधारा के खिलाफ लड़ना है, किसी हिंसा के खिलाफ लड़ना है तो हमें गठबंधन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा राजनीतिक दलों में कई बार हुआ है ना, तो मैं ये बात कह रही हूँ। तो गठबंधन कोई बुरा नहीं है। गठबंधन देखिए आपने अभी गठबंधन की सरकारी बनी है तो उसमें कोई दो राय नहीं। फिर रही बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों पे जिन कार्यों पे कार्य कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस बात को अभी कह रहे थे मुंगेरी लाल कैसी अपनी 27 साल सपना दिखा, इसके बाद उनका सपना सच हुआ, इसमें कोई बात नहीं। अच्छी बात है 27 साल तक सपना देखते रहे, इसके बाद क्योंकि काफी लंबा समय इन्होंने सपना देखा है। अनन्या जी अब अरविंद केजरीवाल की रही बात, तो देखिए उन्होंने सपना देखा था और उनकी विचारधारा भी स्पष्ट थी, उनकी नीतियां भी स्पष्ट थी। उन्होंने गोवा में और गुजरात में, ठीक है, आपने देखा कि मैं गोवा में 2 विधायक हैं, गुजरात में 5 विधायक हैं। तो देखिए जहां जहां उन्होंने सपना देखा उस सपने को पूरा करने का काम किया है। ठीक है, दिल्ली में कमियां रह गई और हम लोगों ने अपनी हार को लेकर रोना नहीं रो रहे हैं। बस ये है देखिए एनालिसिस किया जाता है कि हार क्यों हुई और कितने। आप भी देखते होंगे जब से हम फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट आने की उम्मीद रखते हैं लेकिन सेकंड आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि आखिर कितने नंबर से हम रुक गए। तो ये देखिए एक एनालिसिस है, इस पे हम कोई किसी तरह का विरोध नहीं कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं कि हम जाके ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग में जाकर के धरना दें। तो ये पार्टियां हम लोग जो जनता का देखिए जो जनता ने फैसला सुनाया उसको अरविंद केजरीवाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया। ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि किस तरह से इस बार जो चुनाव होने वाले विधानसभा के उसमें कहाँ कैसे गठबंधन हो रही है और गठबंधन में किस तरह से जो दरार पड़ रही है, ये भी बेहद ही दिलचस्प होता हुआ जा रहा है। क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, जो राजनीतिक जो सियासत है, ऐसे में काफी ज्यादा उथल पुथल भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव जीती और वहीं पर अगर बात की जाए बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या गठबंधन में साथ में रहकर चुनाव लड़ती है या फिर गठबंधन से बाहर रहकर चुनाव लड़ती है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस सवाल का जवाब पूरी देश की जनता लेना चाहती है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।